नमस्ते बच्चों। आज पढ़ेंगे अपन केमिकल फैक्टर यानी कि रासायनिक कारक। रासायनिक कारक किसे कहते हैं अपन देखते हैं। वातावरण में पाए जाने वाले वे रासायनिक अवयव जो सजीवों के जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं उन्हें केमिकल फैक्टर कहते हैं। यह निम्न होते हैं। तो देखते हैं अपन केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर यानी कि रासायनिक कारक। रासायनिक कारक निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट देखेंगे अपन H2O जल। जल पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में लगभग 75% पाया जाता है। जल जीवन की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जल में निम्न विशिष्ट गुण प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से विशिष्ट गुण प्रेजेंट होंगे देखते हैं अपन। फर्स्ट, जल सार्वत्रिक विलायक होता है। सार्वत्रिक विलायक यानी कि जल के अंदर आयंस पदार्थों को आसानी से विलय किया जा सकता है और ये रासायनिक क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य भी करता है। रासायनिक क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करता है। इसके अलावा ये जल में विभिन्न गैसों को घोला जा सकता है। जल में पृष्ठ तनाव सहनता का गुण प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें विशिष्ट ऊष्मा का गुण भी प्रेजेंट होता है। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि जल को धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ही ठंडा किया जा सकता है। यानी कि जल धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। इसके अलावा जल में यह कोशिका के जीवद्रव्य का निर्माण करता है। इस प्रकार जल हमारे लिए पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद देखेंगे अपन जलीय जंतुओं के अनुकूलन। यानी जल में रहने वाले जंतुओं में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। जलीय जंतुओं के अनुकूलन। तो देखते अपन फर्स्ट अनुकूलन। जल में रहने वाले जंतुओं का आकार नौकाकार होना चाहिए जिससे उनकी गति में अवरोध पैदा ना हो। इसके अलावा पृष्ठ व अधर सतह से शरीर चपटा होना चाहिए। इनकी त्वचा में श्लेष्मीय ग्रंथियां प्रेजेंट होने के कारण त्वचा नम व चिकनी प्रकार की बनी रहती हैं। त्वचा में श्लेष्मीय ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इनमें धारा रेखित शरीर प्रेजेंट जो प्लवन के समय जल का कम से कम विरोध करता है। इसमें प्लवन में आसानी रहती है। जल में रहने वाले जंतु अमोनियो टैलिक होते हैं क्योंकि अमोनिया अत्यधिक विषैली होती है और उसको त्यागने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है और ये जल में अधिक घुलनशील होती हैं। जलीय आवास में प्लवन के लिए या जलीय जंतुओं में युग्मित व अयुग्मित फिन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा
इनकी त्वचा के नीचे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें उत्प्लावकता का गुण प्रदान करते हैं। इनमें गिल्स द्वारा जलीय शोषण होता है। कुछ जलीय जंतु जैसे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा जलीय आवासों के पेंदे में प्रेजेंट होते हैं और इन जंतुओं में प्लेकोइड, साइक्लोइड, गैनोइड, टिनोइड इत्यादि प्रकार के सल्क प्रेजेंट होते हैं। इनमें ग्रीवा एब्सेंट होने के कारण सिर जिस दिशा में घूमता है तो संपूर्ण शरीर भी उसी दिशा में घूमने से इन्हें प्लवन में आसानी रहती है। इसके बाद देखेंगे अपन जल के बाद अगला केमिकल फैक्टर सेकंड एयर, वायु। वायुमंडल में उपस्थित वायु में अनेक गैसें पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत O2, CO2, N2 गैसें होती हैं। मुख्यतः तीन ही गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, CO2, N2। तो देखते हैं अपन फर्स्ट ऑक्सीजन 21% वातावरण के अंदर प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन का उपयोग जंतु श्वसन क्रिया में करते हैं। जंतुओं द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को त्यागा जाता है और इस ऑक्सीजन का जंतुओं के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है। इनकी मेटाबॉलिक क्रियाओं में ऑक्सीजन सहायता करती है। जैसे कि शरीर में यानी कि जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज उपस्थित होगा। यह ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2, H2O और ATP का निर्माण करता है और जंतु इसी ATP का उपयोग अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में करते हैं। अगली जो गैस देखेंगे अपन ऑक्सीजन के बाद CO2। वातावरण में 0.03% CO2 पाई जाती है। CO2 का उपयोग पादप प्रकाश संश्लेषण में करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार वातावरण के अंदर CO2 और ऑक्सीजन का सामंजस्य स्थापित है। अगली जो गैस देंगे अपन नाइट्रोजन N2। वातावरण में 78% N2 पाई जाती है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाने के कारण जंतु पौधे इसका सीधे ही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनका जंतु या पौधों द्वारा इन नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है और नाइट्रेट में बदलने के बाद इसका पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट N2 के फॉर्म में इसको पौधे काम में नहीं ले पाते। वायवीय जंतुओं के अनुकूलन, वायवीय जंतुओं के अनुकूलन। तो वायवीय जंतुओं के अनुकूलन देखेंगे अपन। इनके अग्रपाद एक जोड़ी बड़े पंखों में रूपांतरित होते हैं। इनकी जो अग्रपाद होंगे, अग्रपाद बड़े पंखों में रूपांतरित होते हैं। शरीर पर छोटे पंखों का आवरण अधिकता से प्रेजेंट। इसके अलावा इनके नेत्र तीव्र दृष्टि वाले होते हैं। इस कारण अत्यधिक दूरी पर उपस्थित शत्रुओं का आसानी से पता लगा लेते हैं। इनकी उड़ते वक्त इनके नेत्र तीव्र दृष्टि वाले होंगे जिससे ये शत्रु को पहचान कर अपना मार्ग या रास्ता चेंज कर लेते हैं। अग्रपाद के सभी कार्य बीक या चोंच द्वारा किए जाते हैं।
इनका शरीर भी धारा रेखित होता है जो इन्हें उड़ने में सहायता करता है। एक जोड़ी फिंगर युक्त पश्चपाद प्रेजेंट होते हैं। इनकी आहार नाल में भोजन का तुरंत पाचन होता है, जिससे प्राप्त एटीपी का यूज उड़ने के लिए किया जाता है। इनके मलाशय व मूत्राशय हासित होते हैं, अतः ये उत्सर्जित पदार्थों को संग्रहण नहीं होने से शरीर हल्का बना रहता है। इनके मलाशय और मूत्राशय में इनके भोजन का तुरंत पाचन होने के बाद यहाँ इकट्ठा नहीं किया जाता, डायरेक्ट निकाल दिया जाता है। इकट्ठा होने की वजह से शरीर का भार बढ़ेगा और भार बढ़ने की वजह से पक्षियों को उड़ने में दिक्कत होती है। इसी वजह से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है, जिससे उनका शरीर हल्का होगा और हल्का होने की वजह से आसानी से उड़ने की क्रिया सफल होगी। इनका अंतकंकाल हल्की व कोकली बोन से निर्मित होता है और इनके शरीर में एयर अवकाश भी पाए जाते हैं। एयर अवकाश यानी वायु अवकाश पाए जाते हैं जो इनको उड़ने में सहायता करते हैं। इनके लंग्स में एयर सैक अधिकता से प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में एक जोड़ी ओवरी तथा एक जोड़ी ओविडक्ट के स्थान पर केवल लेफ्ट ओवरी व लेफ्ट ओविडक्ट ही पाई जाती हैं। दोनों का न मिलना ही यानी कि राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट एब्सेंट होती है। अगर दोनों ही प्रेजेंट होगी तो शरीर का भार बढ़ेगा, जिससे उड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से इनमें एक यानी राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट लुप्त हो जाती हैं। यह अधिकांशतः एकलिंगी जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं। इसके बाद देखेंगे अपन वायुमंडल। वायुमंडल अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन वायुमंडल। तो अपन ने वायु के अंदर ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन और इसी के अंदर पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जो निम्न भागों में विभाजित रहता है। निम्न भागों में विभाजित रहता है। तो फर्स्ट देखेंगे अपन ट्रोपोस्फियर यानी सौरमंडल। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह से 18 किमी तक की ऊंचाई का क्षेत्र सौरमंडल कहलाता है। इसकी अंतिम सीमा होगी वो सौर सीमा कहलाती है। बादलों का बनना, बिजली का चमकना, तूफान का आना, ये सभी क्रियाएं सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर के अंतर्गत देखी जाती हैं। यहाँ वायु का घनत्व अत्यधिक होता है। पृथ्वी की सतह से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। इसके बाद अगली परत देखेंगे अपन स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। पृथ्वी की सतह से 35 से 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई का क्षेत्र समताप मंडल कहलाता है। यहाँ तापमान एक समान बना रहता है। समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत प्रेजेंट होती है। यानी कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही ओजोन परत पाई जाती हैं और इस ओजोन परत का कार्य सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेसेस को परावर्तित कर देती हैं, जिससे पृथ्वी पर सजीवों की सुरक्षा बनी रहती है। इस मंडल यानी कि समताप मंडल में वायुयान चलाए जाते हैं। इसके बाद आता है मीजोस्फीयर मध्य मंडल। पृथ्वी की सतह से 80 किमी की ऊंचाई पर मीजोस्फीयर
मेसोस्फीयर प्रेजेंट होता है। इसमें ओजोन की मोटी परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जाने से रोकती है। इस स्तर में रेडियो एक्टिव कणों की अधिकता बनी रहती है। इससे ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद अगली परत है आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। 600 किमी की ऊंचाई पर पाया जाने वाला क्षेत्र होता है। इसमें आयन्स आवेशित कण इलेक्ट्रॉन अधिकता से होती हैं। यह ध्रुवों के समीप पाया जाने वाला क्षेत्र होता है। सामान्यतः ध्रुवों पर 600 महीने के दिन व 600 महीने की रात होती हैं। इस स्तर में आवेशित कण तथा इलेक्ट्रॉन के परस्पर टक्कर होने से प्रकाश उत्सर्जित होता है। इस उत्सर्जित प्रकाश की तरंगें इस स्तर में दिखाई देती हैं। यह तापमान की अधिकता बने रहने के कारण इसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इसके बाद होगा हेक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर से लेकर 1800 किलोमीटर तक की ऊंचाई का क्षेत्र बहिर्मंडल कहलाता है। यहाँ वायु का घनत्व अत्यधिक कम होता है या नगण्य बना रहता है। इसके बाद देखेंगे अपन अगला टॉपिक, वायु के बाद अगला टॉपिक होगा सॉइल। मृदा चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है। मृदा की निर्माण क्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। मृदा बनती है चट्टानों के अपक्षय से। मृदा निर्माण की क्रिया पेडोजेनेसिस कहलाती है। पृथ्वी के ऊपरी स्तर उपजाऊ भाग को मृदा कहते हैं। सॉइल शब्द की उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है जिसका अर्थ मृदा होता है। इसके बाद देखेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल या स्ट्रेटिफिकेशन या सॉइल प्रोफाइल। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल या स्ट्रेटिफिकेशन या सॉइल प्रोफाइल। सॉइल के वर्टिकल सेक्शन को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं या स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, यानी कि स्तर विन्यास। सॉइल की संरचना में मुख्य रूप से निम्न भाग प्रेजेंट होते हैं। तो देखते अपन कौन कौन से भाग सॉइल की संरचना में दिखाई देते हैं। सॉइल प्रोफाइल को निम्न डायग्राम के माध्यम से समझते हैं अपन। फर्स्ट जो रीजन होगा वो होगा एओ ओरिजन। यह एओ ओरिजन मृदा का सबसे प्रथम भाग होता है। वैसी एओ ओरिजन यानी कि एक प्रकार से मृदा का स्तर होगा ऊपरी स्तर, जहाँ पर अपन को प्लांट्स दिखाई देते हैं। ये मृदा का ऊपरी स्तर होता है जिसमें मृत कार्बनिक पदार्थ अधिकता से प्रेजेंट होते हैं। ये स्तर निम्न दो भागों में विभाजित रहता है, O1 O2। O1 लेयर यह एओ ओरिजन का ऊपरी भाग होता है और इसका निर्माण बिना अपघटित हुई कार्बनिक पदार्थों से होता है जिन्हें लीटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बिना अपघटित पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें लीटर कहते हैं। लीटर कहाँ मिलते हैं? एओ ओरिजन के O1 भाग में पाए जाते हैं। एओ ओरिजन का सेकंड भाग होगा O2 ओरिजन। यह O1 लेयर के नीचे की ओर पाए जाने वाला स्तर होता है। इसका निर्माण मृत कार्बनिक पदार्थों के आंशिक विघटन से होता है जिन्हें डप कहते हैं। यानी कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ होंगे
उनका जो अपघटन होगा उनको डप कहते हैं। आंशिक अपघटन को डप कहते हैं, और जो कायिक पदार्थों का अपघटन नहीं होता उन्हें लीटर कहते हैं। इसके बाद एओ ओरिजिन के बाद अगली जो परत होगी ए ओरिजिन। यह एओ ओरिजिन के नीचे पाया जाने वाला स्तर होता है। इसका निर्माण डप के पूर्ण रूप से विघटन होने से बनने वाले ह्यूमस से होता है। यानी कि इस ए ओरिजिन के अंदर जो डप होगा, यानी कि इस डप में आंशिक अपघटन होगा, और आंशिक अपघटन जो होगा अब उसका क्या होगा, इस ए ओरिजिन के अंदर पूर्ण अपघटन होगा, तो उस डप से क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस होता है, इस कारण यह स्तर आंशिक उपजाऊ प्रकृति का होता है। और पौधों को उगाने के लिए इस स्तर का भी उपयोग किया जाता है। ये स्तर 3 भागों में बटा हुआ होगा, A1, A2, A3 भागों में रहता है। यानी कि लीटर होगा, डफ होगा और ह्यूमस होगा। ठीक है, ह्यूमस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो इसमें इसी ह्यूमस के अंतर्गत पौधों को उगाया जाता है। यानी कि इसमें सभी पोषक तत्व प्रेजेंट होंगे जो एक पादप के सामान्य ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। A1 जो भाग होगा यह ए ओरिजिन का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण ये स्तर अधिक उपजाऊ प्रकृति का होता है। सेकंड जो परत होगी A2 लेयर, यह A1 लेयर के नीचे पाया जाने वाला अपेक्षाकृत हल्के रंग का क्षेत्र होता है, जिसमें ह्यूमस A1 की तुलना में कम होता है। A1 में ह्यूमस ज़्यादा होगा, A2 में कम होगा, और A3 में A2 से भी कम पाया जाता है। ए ओरिजिन की थर्ड लेयर होगी A3 लेयर। ये A2 लेयर के नीचे पाया जाने वाला अत्यधिक हल्के रंग का क्षेत्र होता है, जिसमें ह्यूमस बहुत कम होता है। इसके बाद देखेंगे अपन बी ओरिजिन। बी ओरिजिन भी 2 भागों में बटा हुआ होगा, B1 और B2। यह ए ओरिजिन के नीचे पाया जाने वाला स्तर होता है, जिसमें छोटे खनिज कण प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर छोटे खनिज कण पाए जाते हैं। इस स्तर में प्लांट की रूट दसी होती हैं। प्लांट्स रूट्स भी बी ओरिजिन के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। ए ओरिजिन के नीचे जाने पर ह्यूमस कम होता जाता है, यानी कि ए ओरिजिन में ह्यूमस होगा और धीरे धीरे ह्यूमस की मात्रा कम होती जाती है। यह B1 और B2 में विभाजित रहती हैं, B1 और B2 में। इसके बाद देखेंगे अपन सी ओरिजिन। यह बी ओरिजिन के नीचे पाया जाने वाला C1 और C2 में विभाजित होता है, जिसमें बड़े खनिज कण, इसके अंदर बड़े खनिज कण और छोटे चट्टानों के कण प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखेंगे अपन आर ओरिजिन। यह सी ओरिजिन के नीचे पाया जाने वाला मृदा का गहराई में स्थित अंतिम स्तर होता है। इसमें अनेक बड़ी चट्टानों के कण प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर भूमिगत जल पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे अपन टाइप ऑफ सोइल, मृदा के प्रकार। मृदा 3 प्रकार की होती हैं। मृदा 3 प्रकार की होगी, टाइप्स ऑफ सोइल। फर्स्ट प्रकार होगा दोमट मृदा। थर्ड होगा रेतीली मृदा। तो फर्स्ट देखते हैं अपन दोमट मृदा। ये इस मृदा में ह्यूमस अधिकता से प्रेजेंट होगा। ह्यूमस अधिकता से प्रेजेंट रहता है तथा मृदा के कण एक दूसरे से निश्चित दूरी पर प्रेजेंट होने पर जल का परिवहन सामान्य रूप से होता है। अतः मृदा उपजाऊ प्रकृति की होती है, यानी कि जो अधिक उपजाऊ प्रकृति की जो मृदा होगी, अधिक उपजाऊ प्रकृति की मृदा दोमट मृदा होती है। इसके बाद देखेंगे अपन चिकनी मृदा।
इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक प्रेजेंट होती हैं, किंतु मृदा के कण एक दूसरे के अत्यधिक निकट स्थित होने के कारण जल का परिवहन उचित व समान रूप से नहीं हो पाता है, अतः यह मृदा अधिक उपजाऊ प्रकृति की नहीं होती है। इसके बाद देखिए अपन रेतीली मृदा। इस मृदा में ह्यूमस कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ह्यूमस कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। मृदा के कण एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर प्रेजेंट होने के कारण जल का परिवहन उचित प्रकार से नहीं हो पाता है, इसलिए मृदा अनुपजाऊ प्रकृति की होती है। सबसे अधिक उपजाऊ दोमट, उसके बाद चिकनी और सबसे कम रेतीली मृदा। इसमें मृदा के कण एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होते हैं। चिकनी मृदा में बहुत पास होंगे, रेतीली मृदा में बहुत दूर होंगे, इसलिए जल का परिवहन सबसे अच्छा किस्म होगा दोमट मृदा में, सबसे कम रेतीली मृदा में, और सबसे अधिक होंगी चिकनी मृदा में, बहुत अधिक पास होंगे। इसलिए यहाँ पर भी क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी जल के परिवहन में। तो इस प्रकार अपने टाइप ऑफ सॉइल देख लिया। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा मृदा में पाए जाने वाले जंतुओं के अनुकूलन। क्योंकि मृदा में पाए जाने वाले जंतुओं के अनुकूलन, ये मृदा में पाए जाने वाले जंतुओं में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जंतुओं में अनेक अनुकूलन प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण जंतु स्थलीय तथा बिलकारी प्रकृति दर्शाते हैं। यानी कि मृदा में पाए जाने वाले जंतु स्थलीय या फिर वह बिलकारी प्रकृति दर्शाते हैं, तो स्थल पर रहेंगे फिर बिल बनाकर रहते हैं। कुछ जंतु मृदा के ऊपरी भागों में अपना आवास का निर्माण करते हैं, जैसे एग्जाम्पल चींटियाँ, वर्ग इंसेक्टा के जंतु। कुछ जंतु मृदा के भीतर बिल बनाकर अपने आवास का निर्माण करते हैं, एग्जाम्पल जैसे केचुआ है, नेरिस है, ये मृदा के अंदर अपना आवास बनाते हैं, इनकी प्रकृति बिलकारी होती है। कुछ जंतु अम्लीय मृदा में अपने आवास का निर्माण करते हैं, यानी संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु। कुछ जंतु सारे मृदा में अपने आवास का निर्माण करते हैं, यानी कि संघ एनेलिडा के जंतु। कुछ सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया, वायरस मृदा के ऊपरी भागों पर मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करती हुई स्थिति में प्रेजेंट होते हैं। घोड़े की अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए इन्हें कैल्शियम की अधिकता युक्त मृदा का भोजन प्रदान किया जाता है। तो इसी के साथ अपन ने कंप्लीट कर लिए अबायोटिक फैक्टर। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जैविक कारक। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।